नमस्कार दोस्तों परफोरेटेड ईयर ड्रम या कान के पर्दे में छेद को रिपेयर करने के लिए टिम्पेनोप्लास्टी नाम की सर्जरी की जाती है। और ये सर्जरी बड़े छेदों में की जाती है जो खुद से ठीक नहीं हो सकते। टिम्पेनोप्लास्टी से पहले ब्लड टेस्ट, रेडियोलॉजिकल टेस्ट और स्पेशल हियरिंग टेस्ट किए जाते हैं। जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद ये सर्जरी की जाती है और इसमें कुछ दिनों तक अस्पताल में रुकना पड़ता है। सर्जरी के बाद देखभाल करना ज़रूरी होता है ताकि जल्दी रिकवरी हो सके, जिससे कि कान जो है वो अपना काम ठीक तरह से कर पाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि टिम्पेनोप्लास्टी क्या है। तो दोस्तों कान जो है इसके 3 हिस्से होते हैं, बाहरी, मध्य और अंदरूनी कान। कान के मध्य हिस्से में ईयर ड्रम जिसे कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है और ईयर ऑसिकल्स होते हैं जिसमें 3 छोटी हड्डियां होती है जो साउंड को बनाने में मदद करती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली समतल कोन की तरह होती है जिसकी नोक अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है और इसमें रक्त वाहिकाएं और संवेदी तंत्रिकाएं होती है जो कि दर्द के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील बनाती है। ये झिल्ली बाहरी वातावरण से साउंड वाइब्रेशन लेकर उसे ईयर ऑसिकल्स को भेजते हैं। दोस्तों जब टिम्पेनिक झिल्ली कान के मध्य में होने वाली बीमारियों या प्रेशर बढ़ने और बाहरी इन्फेक्शन की वजह से फट जाती है तब कान के मध्य से अंदरूनी कान में साउंड भेजने का काम प्रभावित होता है, जिससे कुछ हद तक बहरापन हो सकता है। अगर छेद छोटा हो और कोई परेशानी न हो तो ईयर ड्रम अपने आप ठीक हो सकता है। हालांकि अगर छेद बड़ा हो और ये किसी बीमारी या किसी इन्फेक्शन की वजह से हो तो ये जल्दी ठीक नहीं होता, जिससे परमानेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। छेद को बनने के लिए ग्राफ्ट टिश्यू से ईयर ड्रम को रिपेयर किया जाता है और इस प्रक्रिया को टिम्पेनोप्लास्टी कहते हैं। और इसके अलावा अगर ईयर ऑसिकल्स के इलाज की ज़रूरत हो तो टिम्पेनोप्लास्टी में ये भी किया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टिम्पेनोप्लास्टी कब करवा सकते हैं। तो दोस्तों आमतौर पर छोटे छेद अपने आप ठीक हो सकते हैं। हालांकि कुछ स्थितियों में टिम्पेनोप्लास्टी की सलाह दी जाती है, जैसे कि छेद बड़ा हो या फिर कान में कोई इन्फेक्शन न हो या कान 3 से 4 महीने से ज़्यादा समय से सूखा हो जो कि सिर्फ एंटीबायोटिक से ठीक न हो पाए, या फिर ईयर ऑसिकल्स का खराब होना। तो ऐसी स्थितियों में टिम्पेनोप्लास्टी की सलाह दी जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टिम्पेनोप्लास्टी कब नहीं करवानी चाहिए। तो दोस्तों कुछ मामलों में टिम्पेनोप्लास्टी की वजह से जोखिम बढ़ जाता है, जैसे कि कान में होने वाला इन्फेक्शन और इस इन्फेक्शन से लगातार पस निकल रहा हो और कान के मध्य से डेब्रिस निकल रहा हो, या फिर अगर एक ही कान काम करता है तो आपको सावधानी बरतना जरूरी है। और चूंकि ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया देकर की जाती है तो पहले से हुई किसी बीमारी जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट की बीमारियों वगैरह से एनेस्थीसिया से होने वाली जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है और ऐसे में रिकवरी करने में लंबा समय लगता है। तो इन स्थितियों को सर्जरी से पहले कंट्रोल कर लेना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टिम्पेनोप्लास्टी से पहले क्या क्या तैयारियां की जाती है। तो दोस्तों आमतौर पर यह सर्जरी ईएनटी सर्जन द्वारा की जाती है। मरीज से उसके लक्षणों, पहले कोई बीमारी रही हो और दवा वगैरह के बारे में पूछा जाता है। ऑटोस्कोप नाम के उपकरण से कान की जांच की जाती है। ऑटोस्कोप से कान की अंदरूनी संरचना को देखा जाता है और ऑटोस्कोपिक जांच में सर्जन जो है वो कुछ बातों को जान लेते हैं, जैसे कि छेद कितना बड़ा है, छेद किस जगह पर है, कोई डेब्रिस या पस निकल रही हो या फिर कोई इन्फेक्शन का कोई संकेत हो, और तुलना के लिए दूसरे कान की जांच करना। पहले किसी बीमारी के लिए दवा ले रहे हैं तो सर्जन सर्जरी से पहले दवा में बदलाव या उसे बंद कर सकते हैं। सर्जरी से पहले कुछ जांचें भी की जाती है, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें हीमोग्लोबिन लेवल और इन्फेक्शन की गंभीरता जानने के लिए ये किया जाता है। साथ ही साथ कान से सैंपल लेकर उसे लैब में जांच के लिए भेजा जाता है। और साथ ही साथ लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट, कोएगुलेशन प्रोफाइल, छाती का एक्सरे, ईसीजी, एक्सरे, सिटी स्कैन या सिर का एमआरआई, जिसमें कि कान पर फोकस किया जाता है और इससे पता चलता है कि बीमारी जो है वो कितनी बड़ी है और कौन से ईयर ऑसिकल्स में है। और साथ ही साथ ऑडियोमेट्रिक टेस्ट भी किया जाता है, कान से कितना सुनाई दे रहा है ये जानने के लिए ये विशेष जांच की जाती है। बीमारी वाले कान की जांच और दूसरे वाले सही कान से तुलना की जाती है और दोनों कानों में बीमारी होने पर नॉर्मल कान में बेसलाइन रिजल्ट से टेस्ट के रिजल्ट की तुलना की जाती है। मरीज को कुछ दिनों तक अस्पताल में रुकना पड़ सकता है। सर्जरी से एक रात पहले मरीज को कुछ भी खाने पीने से मना किया जाता है। सर्जरी वाले दिन मरीज को जरूरी कागज़ों और रिपोर्ट लेकर आना होता है और इसके बाद मरीज को हॉस्पिटल गाउन पहनाई जाती है और नर्स जो है वो सर्जरी वाली जगह को साफ करती है। ऑपरेशन से पहले मरीज की अनुमति के लिए एक फॉर्म साइन करवाया जाता है जिसमें सर्जरी से जुड़े जोखिम और जटिलताओं के बारे में बताया गया होता है। चेहरे और कान के पास बाल हैं तो उन्हें भी साफ किया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टिम्पेनोप्लास्टी सर्जरी कैसे की जाती है। तो दोस्तों मरीज़ को ऑपरेशन टेबल पर पीठ के बल लिटाया जाता है और अब सिर को इस तरह घुमाया जाता है कि जिस कान का ऑपरेशन करना हो वो ऊपर की ओर रहे।
हार्ट रेट, बीपी और ऑक्सीजन सैचुरेशन ट्रैक करने के लिए मॉनिटर को बॉडी से अटैच किया जाता है। हाथ में आईवी ड्रिप लगाकर दवा दी जाती है और ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया देकर की जाती है। दोस्तों, टिम्पेनोप्लास्टी जो है ये 2 अलग तरीक़ों से की जाती है, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि ईयर ड्रम तक पहुंचने के लिए कान के किस हिस्से का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहला है ट्रांस कैनाल अप्रोच। इसमें पूरी प्रक्रिया कान की नलिका यानी कि ईयर कैनाल से की जाती है। टिम्पेनिक झिल्ली ग्राफ्टिंग के लिए स्किन लेने के लिए कान के पीछे छोटा कट लगाया जाता है और इसमें बाहर कोई कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि ईयर ड्रम कम दिख पाने की वजह से इस तरीके से सिर्फ छोटे छेदों को ही ठीक किया जा सकता है। और उसके बाद बात की जाए पोस्ट ऑरिक्यूलर अप्रोच की, तो इस तरीके में ऑरिकल पर कर्व में कट लगाया जाता है और इस तरीके से ईयर ड्रम ज़्यादा दिख पाता है और इसीलिए ये तरीका ज़्यादा कॉमन है। दोस्तों, ग्राफ्ट लगाने से पहले सर्जन कान को साफ करते हैं। क्षतिग्रस्त हुए ईयर ऑसिकल्स को दोबारा बनाने या उन्हें रिपेयर करने के लिए और तकनीकें अपनाई जा सकती है। कुछ मामलों में ऑसिकल्स के काम के लिए प्रोस्थेसिस इम्प्लांट किया जा सकता है। छेद को भरने के लिए ग्राफ्ट मरीज़ की खुद की बॉडी से लिया जाता है और ग्राफ्ट जो है ये संयोजी टिश्यू की तरह होता है जो टेम्पोरालिस मसल को ढकने वाली परत से लिया जाता है। कार्टिलेज, नसों और फैट जैसे अन्य ग्राफ्ट भी इस्तेमाल हो सकते हैं और ग्राफ्ट जो है ये छेद के ऊपर या उसके नीचे लगाया जा सकता है। ग्राफ्ट लगाने के बाद कट को बंद कर दिया जाता है और कान की नलिका पर पट्टी कर दी जाती है और इस पूरी सर्जरी में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे टिम्पेनोप्लास्टी से जुड़े जोखिम और जटिलताओं के बारे में। तो दोस्तों, उनमें है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, इन्फेक्शन को पूरा न निकालना, ग्राफ्ट में छेद होना, दिमाग या ऑर्बिट को चोट लगना, सुनने वाली नस को चोट लगना, संतुलन के लिए जिम्मेदार नस को चोट लगना, सर्जरी के बाद कान में घंटी बजना या फिर परमानेंट या पूरा बहरापन होना। साथ ही साथ टेस्ट के लिए जिम्मेदार नस जो कि कान के मध्य हिस्से से होकर निकलती है, उस नस को चोट लगने पर स्वाद जो है वो ठीक से न आ पाना। साथ ही साथ चेहरे की मांसपेशियों में चोट लगने की वजह से चेहरे की मांसपेशियों में लकवा होना या फिर एनेस्थीसिया की वजह से दिक्कत होना। तो ये कुछ जोखिम और जटिलताएं टिम्पेनोप्लास्टी से जुड़े हुए हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टिम्पेनोप्लास्टी के बाद देखभाल कैसे की जाती है। तो दोस्तों, सर्जरी के बाद मरीज़ को कुछ घंटों के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है। ट्यूनिंग फॉर्क से मरीज़ की आवाज़ सुनने की क्षमता का पता लगाया जाता है। दर्द के लिए पेन किलर दवाएं दी जाती है और इस समय ये भी देखा जाता है कि ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। मरीज़ के होश में आने पर उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और सब कुछ ठीक लगने पर सर्जन डिस्चार्ज पेपर तैयार किए जाते हैं, जिसमें ज़रूरी दवाएं और घाव की देखभाल से जुड़ी जानकारी होती है। और डिस्चार्ज पेपर में भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि पहले से कोई बीमारी की दवा ले रहे हैं तो उसे जारी रखनी है या नहीं, इन्फेक्शन और दर्द से बचने के लिए एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दवा दी जाएगी, ईयर ड्रॉप्स दी जा सकती है, कान में रुई के फाहे को लगाकर कान को सूखा रखा जाता है, मरीज़ नहा सकता है लेकिन ऑपरेशन वाले कान में पानी नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ इस कान से ड्रेनेज होना नॉर्मल है। जब तक ईयर ड्रम पूरी तरह से ठीक नहीं होता तब तक स्विमिंग और हवाई यात्रा नहीं करनी होती है। रिकवरी के बाद 2 हफ्तों तक वेट लिफ्टिंग जैसे मुश्किल एक्सरसाइज न करने की सलाह दी जाती है और इससे मध्य कान पर प्रेशर बढ़ सकता है जिससे दोबारा छेद हो जाएगा। और साथ ही साथ मरीज़ को कान में क्लिक, पॉप और दर्द महसूस हो सकता है जिसमें कि भारीपन भी हो। कान के ठीक होने पर यह अपने आप कम होता चला जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो दिखने पर आपको तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए, जैसे कि कान से डिस्चार्ज या ब्लीडिंग होना, ज़्यादा दर्द होना, बहुत ज़्यादा चक्कर आने और उल्टी होने पर जो दवा से भी ठीक ना हो, साथ ही साथ कान से पस निकलना या बुखार चढ़ना या फिर अचानक से बिल्कुल सुनाई ना देना। आमतौर पर 1 हफ्ते के बाद फॉलोअप होता है जिसमें ग्राफ्ट को चेक किया जाता है और इन्फेक्शन के संकेत देखे जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि दोबारा चेकअप के लिए कब आना है। कान ठीक होने के 2 हफ्ते के बाद रोज़मर्रा के काम आराम से कर सकते हैं। हालांकि 6 से 12 हफ्ते लगते हैं पूरी तरह से ठीक होने में, तब तक हवाई यात्रा और स्विमिंग न करें। रिकवरी होने के साथ सुनाई देने की क्षमता में सुधार आता जाएगा और कान नॉर्मल होता जाएगा। तो दोस्तों, बहरापन एक अत्यंत दुर्बल करने वाली विकलांगता या समस्या है और ये आमतौर पर ईयर ड्रम के फटने की वजह से होती है। टिम्पेनोप्लास्टी सर्जरी में ईयर ड्रम में हुए छेद को भरा जाता है और इस प्रक्रिया में कम समय लगता है और इसकी सफलता की दर ज़्यादा है और जटिलताएं कम होती है। ऑपरेशन के बाद सही देखभाल से जल्दी रिकवर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।